हेलो डियर स्टूडेंट। आज टाइम इज अबाउट 3:30 और बाहर का वेदर बहुत ही प्लीजेंट है। सुबह से बरसात आ रही है और इस रेनी सीजन में एक छोटी सी बात हम करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी को थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम बेसिकली इंट्रैक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की बात कंटिन्यू करते हुए हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, हम दो सिस्टम्स के इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे कुछ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर। एक सिस्टम हीट ले रहा था और दूसरा सिस्टम हीट दे रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम डेल्टा ई की बात कर रहे थे। आपको समझ में आया होगा कि हमने कहा कि देयर इज सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल कर लेकर आए डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बिकॉज ऑफ द थर्मल इंटरेक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू, बिकॉज ऑफ सब मैकेनिकल वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू। और डिफ्यूजन की बात हमने नहीं की थी क्योंकि वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है। नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ कुछ साइन का इश्यू हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। जो अब तक आपने पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दैट मीन्स I always forget to write. It is like this. So delta Q is equal to dE plus delta W. अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें, विजुअलाइज, अगर आपको ठीक से विजुअलाइज हो रही हो, तो देयर इज अ मैटर ऑफ साइन. If I rewrite this equation, then this will be delta Q is equal to dE minus delta W. So here is positive and here is negative. तो सम पॉजिटिव सम नेगेटिव का कुछ इश्यू है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करें उससे पहले इंटरनल एनर्जी की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी जब भी हम किसी सिस्टम की गैस पार्टिकल्स की बात करते हैं तो देयर इज सम टेम्परेचर ऑफ दैट गैस एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग। और मैं कहूँ जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम बहुत ही सिस्टम में सिंप्लीफाई तरीके से समझना चाहें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है। एंड दैट इज ओनली ट्रू फॉर द आइडियल गैसेस। अगर हम रियल गैसेस की तरफ जाएं जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो हम जानते हैं कि वहाँ पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस। तो अगर वहाँ एक वंडरवॉल फोर्सेस है तो हम कहेंगे कि वहाँ कुछ इंट्रैक्शन है और वो इंट्रैक्शन क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स को दूर जाने नहीं दे रहा है, मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव नहीं करने दे रहा। जैसे आपके पास भी कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, यू कैन नॉट इजीली मूव, है ना? आपको भी पूरी तरह की फ्रीडम्स नहीं है कहीं पर भी जाने की या करने की, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस। तो उसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस जो है रियल गैसेस के पास है। तो उस रिस्ट्रिक्शन को हम कहेंगे देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस के केस में ठीक है कि हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी, बट अगर रियल गैसेस की तरफ जाएं तो देयर इज सम इंटरेक्शन, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम और जाएं लिक्विड की तरफ या सॉलिड की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि लिक्विड के बीच में ना सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बट इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी एग्जिस्ट करने लगते हैं। So there are other kind of binding energy than atomic and molecular. और इवन सॉलिड की तरफ भी जाएंगे तो देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी हम बात नहीं करते जब हमारा सिस्टम आइडियल गैस से कंसिस्ट हो। अगर रियल गैस की होगी तो हमें बात करनी पड़ेगी, लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो भी हमें पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अब सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया जाए देन दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इस टोटल एनर्जी सिस्टम एनर्जी का भी अगर एवरेज ले लिया जाए दैट इज
average internal energy of the system. Okay, और ये जो डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी, हम इसे एवरेज भी ले सकते हैं, हम इसे टोटल इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, तो चाहे टोटल इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस लिया जाए या एवरेज इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस लिया जाए, बोथ विल बी द सेम. So this delta E is change in internal energy of system A, and this delta E dash is change in internal energy of the system A dash. लास्ट क्लास में हमने कहा था कि this having energy large, इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और इसकी इंटरनल एनर्जी कम है, बीच में एक वॉल है एंड उस वॉल की वजह से कुछ इंटरेक्शन हो रहा है. अगर वॉल कंडक्टिंग है तो सिर्फ थर्मल इंटरेक्शन होगा, ऊष्मीय क्रिया होगी, और अगर वॉल कंडक्टिंग भी है और वॉल इधर उधर मूव कर भी सकती है तो वहां पर एक मैकेनिकल इंटरेक्शन भी होगा और जिसकी वजह से कुछ मैकेनिकल वर्क भी होगा. तो अगर वर्क में से हम मैकेनिकल वर्क निकाल देंगे तो ओनली वर्क. जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, यहाँ ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब भी हम किसी सिस्टम को वर्क हीट देते हैं तो इट कैन वर्क और उसकी इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज हो सकता है. तो जो वर्क है, दिस वर्क कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैटर, जैसे कि आप जानते हैं कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर इफेक्ट होता है जब भी उन्हें हीट दी जाती है. तो हीट के कारण की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट हो गया है, दैट मीन्स सम मैग्नेटिक वर्क इज डन. तो वर्क कैन बी मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल. तो जब हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, इट इज पीडीवी. मैग्नेटिक वर्क की बात करते हैं, बीडीएम. और इलेक्ट्रिकल के कारण क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, B मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन. अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और वहाँ किसी तरह का इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक वर्क नहीं हो रहा है तो हम सिंपली कहेंगे देयर इज सम मैकेनिकल वर्क. जरूरी नहीं है हो ही, अगर हमने अलाउ किया है तो होगा. अगर हम इस वॉल को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि दिस वॉल कैन बी एक्सटेंड, या तो इधर या इधर नहीं जा सकती है, तो मैकेनिकल वर्क नहीं होगा. जैसे कि हम गूगल मीट में भी बात कर रहे थे एक एग्जांपल की, जिसमें आपने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब को हीट किया था और उस टेस्ट ट्यूब में बेसिकली लिक्विड था, बट अगर हम कहें देयर इज नथिंग इन द टेस्ट ट्यूब, दैट टेस्ट ट्यूब इज एम्प्टी एंड स्टिल यू आर गिविंग हीट टू दैट टेस्ट ट्यूब. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो कॉर्क ऑन दिस टेस्ट ट्यूब? अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को बंद नहीं किया हुआ है, उस परख नली को बंद नहीं किया हुआ है, तो आप जो भी हीट कर रहे हैं, जो भी गैस उसमें है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है. तो जो भी पार्टिकल उस टेस्ट ट्यूब में है, किसी भी गैस के, वो सब हीट ले सकते हैं अगर आपने कॉर्क लगाया हुआ है और यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं. अगर आप उसे हीट दे रहे हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. आप उसका वॉल्यूम बढ़ना अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ भी नहीं रहा है. बट अगर आपने, तो इन दैट केस डेल्टा क्यू इज सिंपली डेल्टा ई. जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट के कारण हो रहा है. ओके, बट अगर आप हीट देना बंद भी कर दें, अगर आप हीट देना बंद भी कर दें तो भी अगर देयर इज सम इंटरनल एनर्जी, ज्यादा इंटरनल एनर्जी है सिस्टम के पास, तो व्हाट इट कैन बी डन, अगर आपने इसे अलाउ किया हुआ है मूव करना, देन इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम. So internal energy will be used to do some work if delta Q is equal to 0. अगर delta Q 0 नहीं है, then also अगर delta Q 0 है तो internal energy can do work. और अगर internal energy, अगर आपने कुछ heat भी ऐड की हुई है, then this heat can do increase internal energy and some work can be done. Equation is like this. Getting? तो जब भी हम हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है और सम वर्क कैन बी डन. Now work can be done.
तो जो हमने इस एग्जांपल से समझा है, दैट इज इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट के कारण हो सकता है और वर्क डन के कारण हो सकता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर आप इस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ से हमें लगता है हम कुछ हीट दे रहे हैं सिस्टम को और उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है और कुछ वर्क किया जा रहा है। मतलब बेसिक डिफरेंस बोथ इक्वेशन in this equation and this equation is like delta Q is equal to delta E minus delta W। अगर मैं एक माइनस साइन और ऐड कर देती हूँ इसमें सिंपली, तो बोथ इक्वेशन विल बी सेम। देख लीजिए, डेल्टा Q is equal to DE minus delta W। अगर मैंने ये चेंज कर दिया तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो देयर इज ओनली साइन कंसिडरेशन, और ये साइन कंसिडरेशन क्यों है? जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ही अगर कुछ मैकेनिकल वर्क वॉल्यूम इंक्रीज होना अलाउ किया गया है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम द साइन कंसिडरेशन इज पॉजिटिव। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है यानी कि हीट ऐड की गई है, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है हीट रिमूव की गई है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा कार्य किया गया है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया गया है। तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख दें, क्या लिख दें? सिंपली डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू DE माइनस प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर जो W हम लेते हैं दैट इज सिंपली एक साइन कंसिडरेशन लिया हुआ है इसमें, डेल्टा Q इज इक्वल टू DE प्लस डेल्टा W। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ, डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा W। तो इस डेल्टा W में ही क्या कंसिडरेशन है? माइनस साइन, और इस माइनस साइन का क्या मतलब है? दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो नाउ माय इक्वेशन विल बी सेम। अगर मैं डेल्टा Q लिख रही हूँ और इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, देन सिंपली डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। नाउ द बोथ विल सेम। जो इक्वेशन मैंने लिखी है और जो इक्वेशन आपने पढ़ी है दोनों सेम हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, जिसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके ना, ये तो कंडीशन तब हो रही है जब हम सिस्टम को अलाउ कर रहे हैं थर्मल इंटरेक्शन और मैकेनिकल इंटरेक्शन। पर अगर सिस्टम में एक और टाइप का इंटरेक्शन डिफ्यूजन भी अलाउ किया गया है, दैट मीन्स सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। कैसे? पार्टिकल अगर सिस्टम को छोड़कर चले जाए। तो सिंपली अगर आपने टेस्ट ट्यूब का एग्जाम्पल लें, टेस्ट ट्यूब में तो हमने हीट दी है या आपने हीट नहीं भी दी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। लेट्स से कि सिस्टम के पास बहुत सारी इंटरनल एनर्जी है और उस इंटरनल एनर्जी के कारण सिस्टम एक्सचेंज ऑफ हीट कर रहा है और एक्सचेंज ऑफ हीट बाहर से कर रहा है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और इस चेंज के लिए अगर ना तो मैकेनिकल इंटरेक्शन अलाउ नहीं है यानी कि मैकेनिकल वर्क अलाउ नहीं है, तो सिस्टम क्या कर सकता है? सिस्टम की सर्टेन पार्टिकल इस सिस्टम को छोड़कर जा सकते हैं। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डिफ्यूजन के कारण भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। गेटिंग? तो हम इन्हें दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप इंटरनल एनर्जी पर फोकस करते हुए चीजों को समझ सकते हैं, या आप सिंपली हीट को फोकस करते हुए समझ सकते हैं। बेटर यू फोकस ऑन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ हीट, मैकेनिकल वर्क एंड डिफ्यूजन। और इन तीनों को हम ऐड कर दें, नाउ दिस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W प्लस म्यू dn। अगेन साइन इज कंसिडरेशन, पॉजिटिव या नेगेटिव होना चीजों को बताता है कि क्या हो रहा है। हियर आल्सो वी हैव टू लुक कि पार्टिकल छोड़कर जा रहे हैं या पार्टिकल आ रहे हैं। डिफ्यूजन के बारे में हमने यहाँ पर न्यूज केमिकल पोटेंशियल है, रासायनिक विभव है, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे आउट ऑफ कोर्स है इसलिए हम इसकी बात नहीं करते, बट बताना जरूरी था। दिस इज जनरलाइज्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें अब तक
आपने इस चीज को नहीं देखा होगा. You have only focused on these two aspects. अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो हमें समझ में आया, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एक छोटी सी बात फर्स्ट लॉ में जो कि हमें आई शुड रिपीट, या जो साइन जिसे हम कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल का, इट इज जस्ट बिकॉज जब हम परफेक्ट डिफरेंशियल की बात करते हैं तो सिस्टम की जो क्वांटिटी है इंटरनल एनर्जी, इट इज डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज. वो बीच में क्या हुआ है सिस्टम के, उस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है. लेकिन अगर वर्क और एनर्जी की बात करें या हीट की बात करें, हीट इज बेसिकली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम. एंड देयर आर टू साइंस आल्सो, दिस डेल्टा एंड दिस डेल्टा. जब हम चीजों को कंटिन्यूस कर रहे हैं या इनफाइनाइटेसली कर रहे हैं, तब हम ये साइन यूज में लेते हैं. जब हम चीजों को थोड़ा ग्रॉसली कर रहे होते हैं, देन दिस साइन. And basically in thermodynamics, all the thermodynamic process are infinitesimally process. What is infinitesimally process? बहुत ही ग्रेजुअली आप चीजों को चेंज करते हैं. हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सडनली हीट नहीं दे रहे हैं. जब भी किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को हीट दिया जाता है या सिस्टम में चेंजेस की बात की जा रही है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, हीट हो या वर्क हो, सभी चेंजेस बहुत ही ग्रेजुअली होते हैं. ओके, तो जो ग्रेजुअल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज by delta. Okay. Although it is not in your course, but I think it should be noted. What are the applications of thermodynamics? First law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एप्लीकेशंस आपने अभी तक पढ़े हुए हैं. लाइक आपने इक्वेशन प्लॉट की होगी, Cp minus Cv is equal to R. ये इक्वेशन Cp upon Cv is equal to gamma. ये इक्वेशंस जो आपने निकाली है, इवन H इज इक्वल टू प्लस PV, ये सारी इक्वेशंस जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिड्यूस की जाती है, निकल कर आती है. इसके अलावा भी स्पेसिफिक हीट क्या है उसके बारे में बताते हैं. और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये सब जो हेलो डियर स्टूडेंट, इसी क्लास में एक नए वर्ड की हम बात कर लेते हैं. ये नया वर्ड हमारे कुछ काम में आने वाला है और सिलेबस से रिलेटेड है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेंबल, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हम एक वर्ड एंसेंबल की बात करने वाले हैं. और एंसेंबल की बात करें उससे पहले एक बहुत ही जनरल वर्ड जिसके बारे में आप जानते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी. सो हम प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और इस नए वर्ड एंसेंबल को भी जानेंगे. और इसको जानने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ पर मैंने दो सिस्टम बनाए हुए हैं और उन दो सिस्टम्स को एक वॉल से कनेक्ट किया हुआ है. इन दोनों सिस्टम्स में अगर आपको नजर आ रहा है, व्हाट यू कैन सी, देयर आर टू सिस्टम, और वो सिस्टम एक वॉल से कनेक्टेड है और दोनों वॉल्स के बीच में सिस्टम ए डैश में देयर इज अ सिंगल पार्टिकल. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस वॉल को हम ओपन कर दें, ये वॉल सिंपली एक ऐसा वॉल है जिसको ओपन करते ही पार्टिकल जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता. अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा, देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. Will this particle move from system A dash to A, or it will not move? Then you will answer me probably, मैम कैसे बता सकते हैं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता. Then what I should say, is there 50% probability कि पार्टिकल सिस्टम A dash से सिस्टम A में चला जाए? No. As you are studying the physics, so there will be some certain law जिससे कि हमें डिफाइन कर पाएं कि पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा. Then आप
प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की तरफ मूव कर सकते हैं। बट हाँ, जो लोग मैकेनिक्स में ज़्यादा अच्छे हैं वो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन अगर उन्हें बता दी जाए कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो क्या पार्टिकल सिस्टम ए से ए में जाएगा, और जाएगा भी तो कितने टाइम में जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपको सर्टन मैकेनिक्स या सर्टन वेरिएबल, मैकेनिकल वेरिएबल इसके पता हो तो। अच्छा, अगर हमें ये सब नहीं पता है तो हमारे पास क्या तरीका है ये जानने का कि अगर हमने बॉल को ओपन कर दिया तो पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा। देन वी कैन अडॉप्ट ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच और आई कैन से प्रोबेबिलिटी अप्रोच। क्या? अगर मैं सिस्टम को, बॉल को एक बार ओपन करती हूँ, पार्टिकल चला गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो आई विल से कि पार्टिकल नहीं गया। बट आई कैन नॉट से इट फॉर द सेकेंड टाइम। हो सकता है सेकेंड टाइम मैंने बॉल को ओपन किया और पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। सो क्या हो जाएगा? 50-50%। पार्टिकल जा भी सकता है, पार्टिकल नहीं भी जा सकता। अब अगर मुझे श्योर होना है कि ये पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आप अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे 100 सेटअप या 1000 टाइम आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पार्टिकल इधर से उधर जाता है या नहीं जाता। अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट 100 टाइम किया, सेम टाइम के लिए ओपन, बॉल को हमने ओपन किया है, एक सेकेंड टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, और हमने देखा 40 टाइम ये पार्टिकल सिस्टम ए से सिस्टम ए में चला गया है। दैट मीन्स देयर इज 40% प्रोबेबिलिटी। हो सकता है हमारे पास ये रिजल्ट 50% आया होगा, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पलरी कि हम मान लेते हैं कि 40 टाइम ये पार्टिकल इधर से उधर चला गया। सो अगर ये 1000 टाइम आप करते हैं देन यू विल रिसीव 400 टाइम ये पार्टिकल इधर से उधर चला गया। दिस इज द ओनली मेथड। अगर आपके पास वेरिएबल्स नहीं है, देयर इज नो वेलोसिटी, देयर इज नो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, तो आपके पास एक मेथड बचता है, वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि हमने कितनी बार इस प्रैक्टिकल को रिपीट किया और हमें क्या रिजल्ट मिला। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप एक कॉइन को उछालते हैं और क्या कहते हैं, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया है कि प्रूफ कीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी 50% है, देन हाउ यू विल डू? यू सिंपली विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट्स 100 टाइम और आप देखेंगे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही है, यू कैन एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आप 100 टाइम पॉइंट को ट्विस्ट कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, सिंक कर रहे हैं इन द एयर, और आप देखें कि 50 बार टेल आता है या हेड आता है। ओके, नाउ ये तो एक मेथड हुआ जिसमें हमने कहा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम परफॉर्म करें। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या हम 100 सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बनाएं, सेम सेटअप्स 100 टाइम, और उन 100 टाइम सेटअप्स को एक ही टाइम पर सबका वॉल ओपन किया जाए। तो हमारे पास 100 सेटअप्स हैं सिमिलर एक्सपेरिमेंट के, और हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। इन दैट एक्सपेरिमेंट आल्सो व्हाट वी विल रिसीव सम नंबर, और तब हम क्या कह सकते हैं? देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल इधर से उधर चला जाए। सो आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ में आई होगी। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा पर आप कितना वर्कआउट करते हैं। यहाँ से एक नई चीज़ हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेंबल। तो हमने क्या किया, ये जो 100 सेटअप्स हैं एक्सपेरिमेंट को, या तो हम 100 टाइम कर सकते थे या हमने 100 सेटअप्स लगाए। तो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को भी स्टडी करते वक्त हमें ऐसे 100 सेटअप्स ऑफ सिस्टम माइंड में रखने पड़ते हैं। व्हाट डज इट मीन? हमें जब भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक्स या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में हमें सिस्टम्स की ऐसी
ऐसी मेंटल रिपेलिकास अपने माइंड में थ्योरेटिकली अज्यूम करनी पड़ती हैं या ध्यान में रखनी पड़ती है कि ऐसी और भी पॉसिबिलिटी होगी, और इन सब पॉसिबिलिटीज के साथ सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा। सो ये जो 100 रिपेलिकास हमने बनाई जो कि मेंटल रिपेलिकास हैं, एक्चुअल में हमने परफॉर्म नहीं की है, बट हमने अपनी हाइपोथेटिकल अप्रोच लगाई है। और जो इस मेंटल सेट ऑफ रिपेलिकास हैं इनको कहा जाता है एंसेम्बल्स। ये कॉन्सेप्ट जो है गिब्स ने दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एंसेम्बल्स। अभी एंसेम्बल जो है 3 टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। सो जब भी हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करते हैं तो या तो हम सिस्टम को पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं, हालांकि ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं, बिकॉज एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो जब भी हम एक ऐसे सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं जिसको कम्प्लीटली आइसोलेट किया हुआ है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, ना तो थर्मल, मैकेनिकल और ना ही डिफ्यूजन, तो हम ऐसे एंसेम्बल्स को माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल कहते हैं। मतलब अगर हमें ऐसे सिस्टम को स्टडी करना है और इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमने ऐसे 1000 सेटअप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान में रखा, देन वी विल से दिस इज माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। नाउ कैनोनिकल एंसेम्बल, अगर हमने सिस्टम को अलाउ किया हुआ है थर्मल इंटरेक्शन और मैकेनिकल इंटरेक्शन, तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। सो ये जो 2 वेरिएबल हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। सो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल्स। और आपके मोस्ट ऑफ द कोर्स में हम सिर्फ कैनोनिकल एंसेम्बल की ही बात करेंगे, यानी कि हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जहाँ पर थर्मल और मैकेनिकल या सिर्फ थर्मल या मैकेनिकल इंटरेक्शन अलाउ किया गया है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल ऐसे एंसेम्बल्स जिसमें कि हम तीनों टाइप के इंटरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पर थर्मल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन और डिफ्यूजन, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं और आपने इस कॉफ़ी मग को एक इंसुलेटेड कंटेनर में रख दिया है, आप कहें कि आपको चाय या कॉफ़ी अभी नहीं पीनी है, एंड यू विल जस्ट क्लोज दैट कॉफ़ी मग और टी मग बाय सर्टेन इंसुलेटर। तो आपने क्या किया, आप थोड़ी देर बाद भी अगर चाय पी रहे हैं तो आपको टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। So what you have done? You have done it isolated. So that will be example of microcanonical ensemble. अगर आपको चाय थोड़ी देर बाद में पीनी थी, कॉफ़ी थोड़ी देर बाद में पीनी थी और आप चले गए हैं कहीं से छोड़कर बिना किसी चीज़ से कवर किए हुए, then after certain time आपको क्या लगेगा? There is some change in the temperature. So temperature बदल गया है, then it will be example of canonical ensemble. और इसी तरह से अगर आपके चाय या कॉफ़ी में चीनी थोड़ी कम है एंड देन यू ऐड सम शुगर, और उसके बाद आप उसे थोड़ी देर छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको क्या 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 फील होगा? चाय तो मीठी हो ही गई है ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज दैट कि आपकी जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं। सो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज सम चेंज इन द डिफ्यूजन, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम की यहाँ बात नहीं हुई है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, राइट। होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बेसिक हम जो थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, कंसिडर लाइक दिस कि हमारे पास इस रूम में बहुत सारे बलून हैं, सम रेड कलर, सम ग्रीन, ब्लू, येलो, और सारे बलून्स रैंडमली फैले हुए हैं। अब उन रैंडमली फैले हुए बलून्स में से आप हाइपोथेटिकली क्या करते हैं, रेड बलून्स को एक अलग एनर्जी स्टेट में रखते हैं, ब्लू बलून्स को अलग, येलो को अलग एंड ग्रीन को अलग। तो दिस इज वन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। बट आपको सिंपली ये भी ध्यान में रखना होगा, अगर बलून्स आपस में टकराने के कारण चेंज इन कलर कर रहे हैं, सो एट ए टाइम रेड, ब्लू,
ग्रीन एंड ब्लू, इनकी संख्या कुछ और रही होगी, बट अगर ये कोलिजन से दे आर चेंजिंग देयर कलर, देन दैट विल बी डिफरेंट सिचुएशन। सो किसी अदर टाइम पर इनका जो नंबर है वो बदल जाएगा। सो दैट विल बी डिफरेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो जब भी आप किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सो हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स की बात करते हैं, E1, E1 डैश, E2, E2 डैश। जब भी हम एक इंटरेक्शन की बात करते हैं, दो थर्मोडायनामिक सिस्टम और उनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देयर इज सम चेंज इन द एनर्जीज। और ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए हम एंसेंबल का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हैं कि ये सिर्फ एक तरीका है एक्सपेरिमेंट का। ठीक इसी तरह का या ऐसी और भी सिचुएशन होंगी, उन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी और उससे क्या रिजल्ट आएगा, उन सबको माइंड में पिक्चर रखते हुए सिस्टम को डिस्कस किया जाता है, सिस्टम की स्टैटिस्टिकल स्टडी की जाती है, एंड देन वी गॉट सम रिजल्ट। So from the next class we are going to do some statistical part, how we will do that, how we will relate microscopic variable with macroscopic variable, and what we will get from that we will see from the next class. Okay students, have a good time, see you, bye bye.